क्रिसमस की कहानियाँ। दिसंबर की सर्द रात थी। आसमान में हल्की हल्की बर्फीली हवा तैर रही थी, पर उसी मोहल्ले के कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उस झोपड़ी के अंदर एक पुराना कंबल ओढ़े सारा बैठी थी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। बाहर से आती ठंडी हवा हर बार दरवाजे की दरार से अंदर घुस जाती और वो सिहर उठती। ओह, आज भी कितनी ठंड लग रही है। तभी बाहर जिंगल बेल्स गाते हुए कुछ लोग जा रहे थे, साथ ही घंटियों की आवाज भी आ रही थी। सारा ने धीमी आवाज में कहा, आज फिर क्रिसमस आ गया, पर हमारे घर में तो हर दिन एक जैसा ही है। पास ही एक कोने में उसकी 8 साल की बेटी मैरी टूटे हुए खिलौने से खेल रही थी। उसने झट से मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, इसका मतलब आज सेंटा आएगा ना? सब बच्चों के पास जाता है तो हमारे पास भी आएगा। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर सारा की आंखें भर आईं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बेटा, सेंटा सबके पास आता है और शायद हमारे पास भी आए। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक टीस थी। उसे पता था कि सेंटा सिर्फ कहानियों में ही आता है। असलियत ये थी कि सारा के पास न तो पेड़ सजाने के पैसे थे, न केक खरीदने के। घर में राशन भी मुश्किल से 2 दिन का था। असल जिंदगी में तो उसे रोज मजदूरी ढूंढनी पड़ती थी ताकि बेटी को 2 वक्त की रोटी मिल सके। ये सब सोचते हुए वो पुरानी यादों में खो जाती है। बस तुम मेरे साथ रहो, मेरे लिए वही सबसे बड़ा तोहफा है। और फिर क्या फर्क पड़ता है, हम बड़े घर में मनाए या छोटे घर में, हम तीनों साथ हैं, यही मेरे लिए काफी है। सारा, देखना एक दिन हम भी बड़े घर में क्रिसमस मनाएंगे। अभी तो तुम इस छोटे घर के आंगन में क्रिसमस ट्री सजा लो। तभी अंदर से 6 साल की मैरी भी नींद से जागकर बाहर आंगन में आ गई। ये पापा, क्रिसमस ट्री। हाँ मेरी बच्ची, ये क्रिसमस ट्री के साथ साथ तेरे लिए कुछ तोहफे भी हैं। ये नई फ्रॉक और ये खिलौने। नए खिलौने और कपड़े देखकर मैरी बड़ी खुश हुई। सेंटा सिर्फ बेटी के लिए गिफ्ट लाया है, अपनी बीवी के लिए नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसके साथ साथ तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाया हूँ। ये देखो, नई शॉल। अरे ये क्या, इसे लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो मजाक कर रही थी। बेकारी पैसे खर्च किए, इतने में तो अपने लिए जूते ही ले लेते। कब से फट रहे हैं, सर्दियों में इनमें हवा भी आर पार जाती होगी। अरे वो भी आ जाएंगे, तुम बात की बाद में सोचो और अभी के बारे में सोचो। ये सारा का भरा पूरा परिवार था। उसका पति इयान जो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था, हर क्रिसमस पर घर में छोटा सा पेड़ सजाता था। उनका छोटा सा हंसता खेलता परिवार था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रोज, सारा भाभी जल्दी चलिए, वो ईथान भैया। क्या हुआ इयान को? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ईथान की फैक्ट्री में आग लग गई है। उस रात फैक्ट्री में हुए एक्सीडेंट ने सारा की दुनिया उजाड़ दी। फैक्ट्री में लगी आग में इयान बुरी तरह झुलस गया और कभी लौट कर नहीं आया। मुआवजा भी इतना नहीं मिला कि जिंदगी संभल सके। तभी से सारा ने अपने सपनों को समेटकर बेटी के लिए जीना शुरू कर दिया। मैरी ने देखा बाहर बच्चे नए कपड़े पहनकर दौड़ रहे थे। किसी के हाथ में चॉकलेट थी, किसी के पास सेंटा की टोपी। वो दरवाजे से झांकते हुए बोली, मम्मी देखो, सबके पास कितना मजा है, सब कितने खुश हैं। सारा ने उसे अपने पास खींच लिया। बेटी, खुशियाँ चीजों से नहीं आती, दिल से आती हैं। चल आजा, खाना खा ले। ऐसे ही रात के 10 बज गए। सारा ने मैरी को सुलाने की कोशिश की। सो जाओ बेटा, सांता तभी आते हैं जब बच्चे सो जाते हैं। तब मैरी ने तकिए के नीचे पुराना मोजा रखा और बोली, मम्मी, मैंने सांता के लिए दूध नहीं रखा। सारा ने रोटी का आखिरी टुकड़ा दूध में भिगोया और कटोरी में रख दिया। ये रख देते हैं। अब मैरी सो गई, लेकिन सारा की आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की के पास बैठ गई। ठंडी हवाएं उसकी आंखों में भर आई। हे प्रभु, मेरे बच्चे की उम्मीद मत तोड़ना। उसने मन ही मन प्रार्थना की। फिर सारा को अपने पति की याद आ गई। हर क्रिसमस वो कहते थे, सारा, पैसा कम हो तो क्या, बच्चों की मुस्कान महंगी नहीं होती। ऐसे ही फिर रात गहराने लगी। चर्च की घंटियां बजने लगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? बाहर से एक भारी सी आवाज आई, हो, मैरी क्रिसमस। सारा चौंक गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक सेंटा खड़ा था। लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी और हाथ में एक थैला, जिसे देख सारा की आंखें खुली की खुली रह गई। जी आप? क्या मैरी यही रहती है? सारा की आवाज नहीं निकली। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। वो बहुत अच्छी बच्ची है। उसने कोई महंगा तोहफा नहीं मांगा, उसने मांगी तो बस माँ की मुस्कान। ये सुनकर सारा रो पड़ी। लेकिन मैं मेरी बच्ची को कुछ नहीं दे पाई। उसके लिए क्रिसमस पर एक तोहफा भी नहीं ला पाई मैं। ऐसा कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक से आवाज आई, अरे मैडम, आप ठीक हैं? सारा ने फिर से देखा तो वो सांता असल में मोहल्ले के जोसेफ अंकल थे, जो कि चर्च के केयर टेकर थे। आज चर्च में बच्चों के लिए गिफ्ट ड्राइव था। मैरी का नाम लिस्ट में था। मैंने सोचा खुदा कर उसे तोहफे को दे दूं, लेकिन लगता है वो सो गई। सारा शर्मिंदा होकर बोली, ओह माफ कीजिए। जोसेफ ने बीच में ही रोक दिया। नहीं मैडम, माफी की कोई जरूरत नहीं, यह हक है बच्चे का।
फिर उन्होंने झोपड़ी में छोटा सा क्रिसमस ट्री रखा, कुछ लाइटें जलाई और खाने का सामान दिया, जिसमें राशन पानी के साथ साथ कुछ सामान भी था। ये सब सिर्फ आज के लिए नहीं, आगे भी आपको चर्च मदद करेगा। आपके घर राशन भी भेजता रहेगा। साथ ही चर्च ने आपके वहाँ की साफ सफाई का भी काम दिया है, जिसके बदले आपको महीने के 15,000 भी दिए जाएंगे। ये बात सुनते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने रोते हुए उनका धन्यवाद किया। भगवान आपको खुश रखे। इसके बाद वो वहाँ से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद मैरी की आंख खुली तो उसने चमकती लाइटें देखी। मम्मी, सचमुच में सेंटा आए थे क्या? हाँ बेटा, आए थे। ये मैं जानती थी। मैं ना कहती थी माँ कि सेंटा बहुत अच्छे होते हैं, वो हम सबको गिफ्ट देने जरूर आते हैं। मम्मी, क्या मैं ये गिफ्ट्स खोल लूँ? हाँ बेटी, ये तुम्हारे लिए है तो इसे खोल लो। फिर मैरी ने गिफ्ट खोले, जिसमें एक स्वेटर, किताबें और चॉकलेट थी। कुछ खिलौने और कुछ कपड़े भी थे। मम्मी देखो, आपके लिए भी है। सारा ने देखा, उसमें एक शॉल और एक छोटा सा कार्ड। उस कार्ड में लिखा था, जिस माँ का दिल इतना बड़ा हो उसके घर कभी अंधेरा नहीं रहता। मैरी क्रिसमस। उस दिन सारा ने समझा कि क्रिसमस सिर्फ तोहफों का नहीं, उम्मीद का त्योहार है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार खुद चल कर आते हैं। और सबसे बड़ा सेंटा वो माँ होती है, जो अपने बच्चे की मुस्कान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। सुमित ठंड में कांपता हुआ घर के अंदर आता है और आते ही अपनी पत्नी साधना से कहता है, साधना, जल्दी से लकड़ी जला दो, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आज तो मालिक ने मानो खून ही चूस लिया हो। बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ठंड से हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। अजी, लकड़ी कैसे जला दूं, जब घर में जलाने के लिए लकड़ियां ही नहीं है। आज पिताजी की तबीयत सुबह से बहुत ज्यादा खराब है। मैंने उन्हें कई बार बोला है कि ठंड में ठंडे पानी से ना नहाया करे, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनते। बीमार होने के कारण आज वो लकड़ियां लेने गए ही नहीं। पुराने जमाने के लोगों को जितना भी समझा लो, ये समझते ही नहीं है। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे घर में चूल्हा है और हम लकड़ी से आग जलाकर पानी गर्म करके नहा तो सकते हैं ना। लेकिन पिताजी तो सुनते ही नहीं। इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से नहाना उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती। हर साल यही परेशानी होती है। सुमित भी अपने पिता मनीष की चिंता कर रहा होता है कि तभी मनीष वहाँ पर आते हैं और सुमित से कहते हैं, अरे सुमित बेटा, इतनी चिंता मत कर मेरी। ये सर्दी जुकाम तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तेरा बाप बहुत सख्त जान है, इतनी जल्दी उसे कुछ नहीं हो सकता। ये तो मेरी तबीयत खराब देखकर बहू ने मुझे लकड़ियां लेने के लिए जाने ही नहीं दिया। तभी वहाँ पर खांसते हुए राजू आता है और कहता है, माँ वो सब छोड़ो ना, अब तो ठंडी बहुत हो गई है और पिताजी भी आ गए। आप संदूक में से रजाई निकलवा दो ना। जी हाँ, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और चादर से ठंड खत्म नहीं होती है। वैसे भी चादर बिछ चुके हैं। हमारे घर में एक ही तो रजाई है, उसे निकाल लेते हैं। कम से कम पूरा परिवार उसे ओढ़कर सो तो पाएगा। अब साधना और सुमित मिलकर उस संदूक को खोलते हैं, जिसके अंदर रजाई रखी हुई थी। जैसे ही उन्होंने संदूक को खोला, उसमें से 2-4 चूहे निकलकर इधर उधर भागने लगे। साधना ने जैसे रजाई को हाथों में उठाया, वह माथा पीटते हुए कहने लगी, अरे सत्यानाश हो इन चूहों का। एक ही तो रजाई थी हमारे घर में, वो भी इन्होंने खराब कर दी। अब मेरा गरीब परिवार क्या करेगा? इस फटी हुई रजाई में भला ठंड कैसे रुकेगी? अब रात भर ठिठुरना ही हमारी किस्मत में लिखा है। साधना बहू, अब जो है यही है। ठंड में गरीब परिवार की एक ही रजाई है और इसे ही ओढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसी भी हो। साधना ने अपने पूरे परिवार के ऊपर वो रजाई डाल तो दी, लेकिन उस रजाई में से बदबू आ रही थी और वो जगह जगह से फट चुकी थी, जिस वजह से पूरा परिवार रात भर ठंड में ठिठुरता रहा और उसे ओढ़ नहीं पाया। राजू रात भर खांसता रहा और सुमित बेचैनी से करवटें बदलता रहा। तभी अगली सुबह गांव का भीम, जो कि सुमित का दोस्त था, वो भागते हुए आया और कहने लगा, जल्दी चल सुमित, गांव के जो जमींदार है ना, उनके घर बेटा पैदा हुआ है, इसीलिए वो गरीबों को मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे हैं। तू अपने परिवार को भी लेकर चल, तेरा नंबर भी आ जाएगा। हो सकता है तेरे पूरे परिवार को 4 अलग अलग रजाई मिल जाए। अगर ऐसा ना भी हुआ तो पूरे परिवार के हिस्से में एक रजाई तो आ ही जाएगी। सुमित ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो अपने पूरे परिवार को लेकर जहाँ जमींदार जी मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे थे वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार ठंड में लाइन में लग जाता है। लेकिन मौसम की मार थी या प्रकृति का अत्याचार कि तभी जोरों से बारिश होने लगती है और उसका पूरा परिवार बारिश में भीगने लगता है। राजू ने कांपते हुए कहा, माँ बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड तो हमारी उस झोपड़ी में भी नहीं लगती, जिसमें जगह जगह छेद हो रहे हैं। माँ कुछ करो ना।
बेटा बस थोड़ा सा इंतजार कर ले, जैसे ही हमारा नंबर आ जाएगा हम रजाई लेकर यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद उस रजाई के अंदर हम आराम से सोया करेंगे। वो लोग काफी देर तक बारिश और ठंड में खड़े रहते हैं और जब तक उनका नंबर आता है किस्मत से एक ही रजाई बचती है और जमींदार वो रजाई सुमित के परिवार को दे देता है। राजू बहुत ज्यादा खुश था और अपनी झोपड़ी में उस रजाई के साथ आकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ, अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और हमारा पूरा परिवार एक रजाई के अंदर सोया करेगा तो हमारी ठंड बहुत आराम से निकल जाएगी, क्योंकि रजाई बहुत गर्म जो है। हाँ मेरे बच्चे, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान का साथ है हमारे पास और ये गर्म रजाई। पूरा परिवार अब बहुत ज्यादा खुश था और उस रात को पूरा परिवार ठंड में एक रजाई के अंदर बहुत ही आराम से सोता है। सबको बहुत ही सुकून की नींद आती है। सुबह जैसे ही साधना उठती है तो वो सुमित को काम पर जाने के लिए उठाती है। अजी उठ जाइए, सुबह हो गई, आपको काम पर नहीं जाना है क्या? इतना आलस करना भी अच्छा नहीं होता है। अरे साधना, सोने दो, बहुत दिनों के बाद तो इतनी गर्मी में नींद आई है, सोच रहा हूँ छुट्टी कर लूं। छुट्टी करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपकी तनख्वाह कटती है और हमारे राजू की पढ़ाई में दिक्कत आती है, फिर पिताजी की दवाइयों का भी तो देखना है। चुपचाप उठ जाइए और काम पर जाइए, वरना मैं इस रजाई पर पानी डाल दूंगी और उसके बाद वो हफ्ते भर तक नहीं सूखेगी। सुमित ये बात सुनकर डर जाता है और चुपचाप उठकर काम पर चला जाता है। वहीं मनीष दोपहर में लकड़ियां काटने चला जाता है। राजू स्कूल गया हुआ था और साधना ने सोचा अभी तो घर पर कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं अपनी नई रजाई को थोड़ी देर धूप लगने के लिए धूप में डाल दूं। इस बहाने ये थोड़ी ठीक हो जाएगी। वैसे भी इतनी मेहनत से मिली है, थोड़ी देर धूप में रहेगी तो इसकी नमी दूर हो जाएगी और ये और भी आरामदायक लगेगी। साधना ये बोलकर अपनी रजाई को बाहर रस्सी पर धूप में डाल देती है ताकि उस पर थोड़ी सी धूप लग जाए और वो ठीक हो जाए और साधना घर के काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद राजू आ जाता है और उसका भी खेलने की वजह से रजाई पर ध्यान नहीं जाता और सुमित आकर खाना खाता है और वो भी रजाई के बारे में नहीं पूछता। रात के समय जब सोने की बारी आती है तो मनीष ने कहा, अरे बहू, रजाई कहाँ है? हमारी रजाई तो लाओ, उसके बिना तो हमें नींद नहीं आएगी। वैसे भी वो रजाई कहीं नजर नहीं आ रही। पिताजी, मैंने वो रजाई धूप में रख दी थी ताकि वो थोड़ी ठीक हो जाए, मैं अभी लेकर आती हूँ। साधना जैसे ही बाहर उस रजाई को देखने के लिए जाती है तो उसे वो नजर नहीं आती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोरों से चीखती है। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसका पूरा परिवार बाहर आता है और सुमित कहता है, क्या बात हो गई है साधना, तुम इस तरह चीख क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है जी, देखो ना हमारी रजाई चोरी हो गई। ठंड में पूरा परिवार एक रजाई का इस्तेमाल कर रहा था, अब हम क्या करेंगे? साधना बहुत रोती है लेकिन उन लोगों को वो रजाई नहीं मिलती। मनीष, सुमित और राजू जगह जगह जाकर उस रजाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब नाकाम होते हैं। अब पूरा परिवार ठंड में ठिठुर रहा होता है और सुमित कहता है, क्या जरूरत थी साधना तुम्हें वो रजाई धूप में रखने की? वैसे भी नई रजाई को धूप में कौन रखता है? तुम्हारी वजह से देखो आज हमारा परिवार फिर से ठंड में ठिठुर रहा है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम तो फिर भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन राजू का क्या होगा? जी मुझे क्या पता था कि इस घर में इंसानों से ज्यादा चोर रहते हैं, जिसे इस गरीब परिवार पर थोड़ा भी तरस नहीं आएगा और वो ऐसा काम करेंगे। मेरी एक छोटी सी गलती ने आज हमें फिर उसी पुरानी भयानक ठंड के हवाले कर दिया है। पूरा परिवार ठंड में तड़प रहा होता है कि तभी जमींदार वहाँ पर आता है और कहता है, अरे सुमित, कैसा है तू? और तुम सब लोग इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? आपको क्या बताएं जमींदार जी, पूरे परिवार में ठंड से बचने के लिए एक ही रजाई थी, वो भी आपने दी थी। आज वो रजाई भी बाहर से चोरी हो गई, अब हमारा क्या होगा? जमींदार ने हंसते हुए सुमित से कहा, सुमित, लगता है तेरा भाग्य उतना भी बुरा नहीं है जितना तू सोचता है। मैंने पूरे गांव में रजाई और कंबल बांटे थे, लेकिन सिर्फ तेरा परिवार था जिसे एक ही रजाई मिली थी। और फिर जब और रजाइयां मैंने मंगवा ली तो सोचा तेरे हिस्से की बची हुई 3 रजाइयां तुझे घर पर आकर दे जाता हूँ। ये बात सुनने के बाद गरीब परिवार के चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद की एक नई रोशनी मिली थी। जिसके बाद जमींदार अपने आदमी को आवाज लगाता है और उसका आदमी 3 रजाई लेकर आता है। अरे वाह, जमींदार जी तो बहुत अच्छे हैं। अब हमारे घर में 3-3 रजाई है और अब हम लोगों को ठंड नहीं लगेगी। जमींदार भी प्यार से राजू के सर पर हाथ रखता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राजू के परिवार को अब कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। सुमित सारा दिन मेहनत करता और रात में उसका परिवार आग जलाकर रजाई में बैठा करता था। सुमित अब अलग रजाई में सोया करता और राजू अपनी माँ साधना के साथ एक रजाई ओढ़ता और मनीष एक अलग रजाई में सोया करता था। लेकिन साधना ने कभी भी वो पुरानी रजाई जो चूहे ने कुतर दी थी उसे फेंका नहीं और हमेशा संभाल कर रखा, एक याद की तरह।
वो रजाई उन्हें हमेशा उस मुश्किल समय की याद दिलाती थी जब एक छोटी सी रजाई में उनका पूरा परिवार सिमटकर सोया करता था। Thanks for watching.